नमस्कार साथियों, आज हम जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें जैसे पहले की कक्षाओं में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा। आज जो कि रीट पटवारी सभी अन्य एग्ज़ामों में इस टॉपिक का प्रमुख महत्व रहता है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम जो मगध का उत्कर्ष है, कौन सा साथियों, मगध का उत्कर्ष, उसमें जो प्रमुख वंश हुआ वह है मौर्य वंश। कौन सा वंश साथियों? मौर्य वंश। तो इस मौर्य वंश के बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे कि मौर्य वंश का मगध में का जो साम्राज्य था उस समय मौर्य वंश का क्या योगदान रहा और कैसे इस मौर्य वंश की शुरुआत हुई और कहाँ तक ये वंश चला, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, जो मगध का उत्कर्ष है, किसका? मगध का, उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं तो कई वंश आए जिनमें प्रमुखतः हर्यक वंश, नागवंश व नंदवंश। नंदवंश जो कि मौर्य काल से पहले अंतिम प्रमुख वंश माना जाता है। तो साथियों, जो मगध का उत्कर्ष, क्योंकि मौर्य वंश की जो शुरुआत हुई उसकी जानकारी हमें दो प्रमुख ग्रंथ जो इस समय के माने गए हैं उनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र व मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासनिक यहाँ की व्यवस्था, क्योंकि कोई भी वंश हम पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या व्यवस्था थी और ये वंश कैसे आगे बढ़े उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, हम आज जो वंश पढ़ रहे हैं वह है मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। इस मौर्य वंश की शुरुआत 322 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 322 ईसा पूर्व से। जो कि हम ये वंश के जो भी शासक हुए उनका काल देखेंगे, लेकिन इस वंश की शुरुआत लगभग 322-323 के लगभग मानी जाती है। तो ये वंश था मौर्य वंश। कौन सा वंश साथियों? मौर्य वंश। जैसे हम बात करते हैं कि जो अखंड भारत, क्योंकि मौर्य वंश के समय हमारे यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी शुरू हो चुके थे, तो इन आक्रमणों को दृष्टिकोण के आधार पर हम देखते हैं कि उस समय जो नंद वंश था, कौन सा वंश साथियों? नंद वंश। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था मगध में? नंद वंश। नंद वंश का सबसे प्रतापी प्रमुख शासक हुआ था महापद्म नंद, और इस महापद्म नंद के बाद में जो इनके पुत्रों में से शासक बना वो था घनानंद। कौन था साथियों? घनानंद। जो ये घनानंद था यह क्रूर व अत्याचारी शासक साबित हुआ, क्योंकि इसने लोगों के ऊपर अत्याचार किए। तो इस प्रकार से ये जो घनानंद था वह एक क्रूरता के कारण इससे आम जनता भी परेशान थी। किससे? घनानंद से। अब जो ये नंद वंश है, कौन सा वंश साथियों? नंद वंश। इसका अंतिम शासक कौन बता रहा हूँ? घनानंद। कौन? घनानंद। तो उसी समय दो तक्षशिला का शिक्षक था चाणक्य। कौन था साथियों? चाणक्य, जिसे कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, क्योंकि इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था साथियों? विष्णुगुप्त। वह कूटनीतिक होने के कारण इनको क्या कहा गया? कौटिल्य। क्या कहा गया साथियों? कौटिल्य। विष्णुगुप्त, ये तीन नाम थे इनके। चाणक्य वंश में पैदा होने के कारण इनको क्या कहा गया? चाणक्य। कूटनीतिक होने के कारण क्या कहा गया? कौटिल्य। वह बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम किनके हैं? कौटिल्य के। किसके हैं? कौटिल्य के। ये साथियों तक्षशिला जो महाविद्यालय था, क्योंकि भारत प्राचीन समय से विश्व गुरु रहा है और यहाँ पर
दो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, उनमें नालंदा व तक्षशिला तो और विक्रमशिला, तो ये इनमें बौद्ध धर्म की व अन्य शिक्षाएं दिया करते थे। तो ये तक्षशिला का जो प्रमुख गुरु था वो था चाणक्य। कौन था? चाणक्य कहा जाता है। वैसे जो मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, कौन सा वंश साथियों? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में कहा जाता है, इसके जो जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं बौद्ध ग्रंथों से भी, जैन ग्रंथों से भी, जो हमारे शिलालेख मिले उससे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमारे भारत के साहित्य ग्रंथों के द्वारा इस वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में। कौन से वंश के? मौर्य वंश के बारे में। और इस समय क्योंकि जो नंद वंश था, कौन सा वंश साथियों? नंद वंश। उस वंश के समय हमारे भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। कौन से आक्रमण शुरू हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण। अब इन विदेशी आक्रमणकारियों में प्रमुखतः जो माने गए वो थे यूनानी। कौन थे साथियों? यूनानी आक्रमणकारी हमारे देश पे आ रहे थे। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यूनानी आक्रमणकारियों की जानकारी हमारे यहाँ से मिल रही है, क्योंकि यूनान के जो लोग थे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। यूनान से ही शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। जैसे जो नगर थे स्पार्टा जो भी रहे, उनके समय प्रमुख जो गुरु हुए सुकरात हो। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इनका नाम आता है। तो सुकरात का शिष्य कौन था साथियों? प्लेटो, क्योंकि सुकरात को अज्ञानी शासकों ने जहर देकर मार दिया था और इसी सुकरात का शिष्य हुआ था प्लेटो, जिसने एक शासक के लिए शिक्षा की जागृति पैदा की। फिर उसका शिष्य जो कि पॉलिटिकल साइंस का प्रमुख विचारक जो प्राचीन समय का माना गया है, अरस्तु। कौन? अरस्तु। इस अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। कौन था साथियों? सिकंदर। किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु का शिष्य कौन हो रहा है? सिकंदर। सिकंदर विश्व विजेता बनने की नीति के तहत इसने भारत पर भी आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? भारत पर। जो भारत का जो ये सिंध प्रांत का क्षेत्र था, जो कि वर्तमान पाक क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र पर जो सिंध प्रांत था, कौन सा प्रांत साथियों? सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत पर आक्रमण कौन कर रहा है? सिकंदर। कौन कर रहा है? सिकंदर। और इसने सिंध प्रांत का जो कि शासक था पोरस। कौन था? पोरस यहाँ का शासक हुआ करता था। और ये इसका रीजन था क्योंकि भारत पर इसी क्षेत्र में होकर विदेशी आक्रमणकारी आए। चाहे सर्वप्रथम से हम उठाकर देखते हैं, भारत का जब इतिहास उठाते हैं, चाहे सिकंदर आया हो, चाहे तुर्की लोग आए जिनमें मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, सारे भी जितने भी आए ज़्यादातर इसी क्षेत्र में होकर भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। क्योंकि इसका रीजन था क्योंकि भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। क्या है साथियों? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के प्राकृतिक दृष्टि से जो ये देश बना हुआ है, इसकी एक विशेषता है, क्योंकि भारत के सिर यानी कि उत्तर में क्या है? हिमालय। क्या है साथियों? हिमालय। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो एक प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण माना गया। अब क्षेत्र कौन सा रहा? सिंध प्रांत। कौन था? जो कि उत्तर व पश्चिम का जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र में यहाँ होकर ही भारत में प्रवेश करने का इनको मौका था। इस कारण ज़्यादातर जो लोग आए वो किस में होकर आ रहे हैं? सिंध प्रांत में होकर। किस प्रांत में होकर? सिंध प्रांत पर। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? मगध का इतिहास। और मगध में क्या पढ़ रहे हैं? मगध प्रमुख सत्ता का केंद्र हुआ करता था पहले। जो प्राचीन भारत का समय हम देखते हैं, चाहे हौर्यक वंश हो, चाहे नाग वंश हो, चाहे नंद वंश हो, जो आगे हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, उसके आगे गुप्त काल, जो भी काल ये रहे सल्तनत काल से पहले के, उस समय सत्ता का जो मूल केंद्र हुआ करता था साथियों,
तो वो था मगध। क्या था? मगध। एक प्रकार से जैसे वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, उसी प्रकार मगध सत्ता का केंद्र हुआ करता था। जो कि हम बात जो मौर्य वंश की कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा वंश था? नंद वंश। कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो रहा है? घनानंद। कौन हो रहा है साथियों? घनानंद। और इधर कौन है? यूनानी आक्रमणकारी आ रहे हैं। कहा जाता है कि यूनानी आक्रमणकारियों में प्रमुखतः सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और इसी नीति के तहत वो भारत पर भी उसने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? सिकंदर ने। कहा जाता है 325 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है और यहाँ का सिंध प्रांत, क्योंकि भारत में प्रवेश करने के पहले इसका सिंध प्रांत पर अधिकार करना प्रमुख उद्देश्य था। क्यों था? क्योंकि जब तक सिंध प्रांत पर अधिकार नहीं होगा, जब तक भारत पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि भारत इसमें होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भी घटनाक्रम रहा, लेकिन कहा जाता है इस सिंध प्रांत का प्रमुख शासक था पोरस। पोरस व सिकंदर की सेना के बीच में हाइड्रो, कौन सा? हाइड्रो स्पीच का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ साथियों? हाइड्रो स्पीच का युद्ध। और इस युद्ध में ये अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। वैसे कैसे माना जाता है? अनिर्णायक, क्योंकि सिकंदर की सेना यहाँ से सिंध प्रांत से ही वापस लौट जाती है। कुछ लोग का कहा जाता है कि जो नंद वंश था, इसकी सेना में आदमखोरी लोग भी थे, इस कारण कुछ भी घटनाक्रम रहा, लेकिन इसकी सेना वापस लौट जाती है। और कहा जाता है सिंध प्रांत पर भी इसने अधिकार किया था। किसने? सिकंदर ने। क्योंकि जैसे हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, जिन विद्वानों ने इस सभ्यता का उत्खनन करवाया, उसमें से चार्ल्स मैनसन आदि जो भी विचारक थे, उन्होंने कहा भी था शायद ये नगर सिकंदर बसाकर गया होगा। तो ये जो भी घटनाक्रम रहा, तो शायद सिकंदर ने यहाँ तक तो अधिकार किया होगा। कहाँ तक? सिंध प्रांत पर, क्योंकि यहाँ पर अपना क्षेत्र जमाया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। ये भी है कि विद्वान मानते हैं कि सिकंदर की सेना लगातार युद्ध से परेशान थी, क्योंकि सिकंदर 33 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो चुका था और ये विश्व विजेता बनना चाहता था। कौन? सिकंदर। जो किसका शिष्य था? अरस्तु। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। किसका? प्लेटो का। और यूनानी विचारक जब हम पढ़ते हैं, पाश्चात्य विचारकों में हम बात करते हैं, तो यूनान के विचारक प्रमुखतः आते हैं साथियों। तो उनमें प्रमुखतः जो ज्ञान का प्रसार जहाँ से माना गया, वहाँ सुकरात आता है। कौन आता है साथियों? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन हो रहा है? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन हो रहा है? अरस्तु। कौन हो रहा है साथियों? अरस्तु। और इसी अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। कौन था साथियों? सिकंदर। हम पढ़ क्या रहे हैं? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो ये घटनाक्रम जो रहा, अब आगे जो हम घटना पढ़ रहे हैं, तो इधर कौन है? घनानंद। इसलिए इस घनानंद को, क्योंकि भारत पर कौन से आक्रमण हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण। कौन से आक्रमण हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण। इस कारण चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य, ये किसको समझाने जाता है? घनानंद को। किसको? घनानंद को, कि आप भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि चाणक्य का सपना था अखंड भारत का निर्माण करना, और हुआ भी। आगे जब हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, तो मौर्य वंश ने के समय भारत का विस्तार जो हुआ, शायद वर्तमान और उससे के बाद में जितने भी शासक हुए, चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों के समय का काल रहा हो, चाहे वर्तमान भारत की हम बात करते हैं, तो भी इतना साम्राज्य नहीं रहा जितना मौर्य वंश के समय माना जाता है। तो चाणक्य ने किसको समझाने जा रहा है? घनानंद को, कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, भारत पर आक्रमण हो रहे हैं। इसलिए ये जागृत किसको करना चाहता था? घनानंद को। किसको? घनानंद को। और ये रंगरेलिया वह जनता को परेशान कर रहा था। खुद सोने, जबकि नंद वंश के समय भारत में सर्वाधिक सोने इनके पास ही थे। किनके पास? नंद वंश के पास। फिर भी ये उसमें भोग विलास में डूब गए। कौन? नंद वंश के शासक घनानंद। इस कारण इसको जागृत करने के लिए कौन जा रहा है? चाणक्य। कहा जाता है चाणक्य के पिताजी
पिता का हत्या भी नंदवंश के शासक ने ही करने के कारण इसमें कूटता भी थी, जो भी घटनाक्रम रहा हो। लेकिन चाणक्य किसको समझाने जा रहा है? घनानंद को। किसको? घनानंद को। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत पर कौन से आक्रमण हो रहे हैं? यूनानी आक्रमण। कौन से आक्रमण? यूनानी आक्रमण। किसके नेतृत्व में हो रहे हैं? सिकंदर के नेतृत्व में। किसके? सिकंदर के। तो चाणक्य ने सोचा कि अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि भारत पर विदेशी सत्ता के अधिकार होने जा रहा है, क्योंकि यूनानी आक्रमणकारी भारत पर आ रहे थे। तो प्रमुख तो उनमें कौन थे? सिकंदर। सिकंदर 325 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर आक्रमण करता है और सिंध प्रांत पर अपना अधिकार करता है, लेकिन यहाँ से इसकी सेना वापस लौट जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जो भी घटनाक्रम रहा, लेकिन इस कारण कौन सचेत कर रहा है नंदवंश के घनानंद को? चाणक्य। लेकिन घनानंद को जब ये समझाने जाता है तो ये चाणक्य का अपमान कर देता है। किसका अपमान करता है? चाणक्य का। कौन कर देता है? घनानंद। तो ये वापस लौट जाता है कहाँ पर? तक्षशिला। अब इसने प्रण किया कौटिल्य चाणक्य ने कि मैं जब तक नंद वंश को समूल नष्ट नहीं कर देता, जब तक अपनी शिका नहीं बांधूंगा। कौन कर रहा है? चाणक्य व कौटिल्य। किसके खिलाफ कर रहा है? घनानंद के खिलाफ। अब ये प्रण तो कर लिया, लेकिन इसके पास ना तो सेना थी, क्योंकि ये तो विश्वगुरु थे, शिक्षक थे कहाँ के? तक्षशिला के। अब इनको एक ऐसे शिष्य की जरूरत थी जो कि योग्य हो और मेरे साथ आगे बढ़ सके और मैं उसको युद्ध के लिए तैयार कर सकूं। कौन सोच रहा है? चाणक्य। या मदमस्त कौन है? घनानंद। अब ये कहा जाता है घूमते घूमते चाणक्य वंश या कहीं भी मौर्य वन, यह कहा जाता है जो भी घटनाक्रम रहा, एक कुछ बालक है राजकिल्लम का खेल खेल रहे थे। किसका? राजकिल्लम। जो कि राजकिल्लम का खेल का मतलब होता है शतरंज की तरह, या जिनमें चाणक्य का जो शिष्य बन रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात चाणक्य से इस खेल के दौरान ही होती है। किस खेल के दौरान? राजकिल्लम खेल के दौरान। किनों की मुलाकात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य की। किसकी हो गई साथियों? चाणक्य की व चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन से खेल के दौरान हो रही है? राजकिल्लम खेल के दौरान। क्योंकि इन बालकों को एक जो जंगलों में ये जनजातियाँ निवास करती थी, उनमें से उठाकर कहा जाता है कुछ कारसापन या कुछ भेंट देकर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आया था, क्योंकि इसमें किसके लक्षण दिखाई दिए थे इसको? एक शासक के। किसके? शासक के। क्योंकि एक राजा बन रहा था उस खेल में और उन पर सब पर अपना अधिकार जमा रहा था। इससे प्रभावित कौन हुआ? चाणक्य। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ जो भी घटना रही हो, लेकिन अपने साथ कहाँ रह गया? तक्षशिला। इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपवाद स्वरूप कहा जाता है कि ये शूद्र था, ये वैश्य था या कुछ था। वर्ण व्यवस्था पहले भी थी और वर्ण व्यवस्था को चाणक्य भी मानता था। कौन मानता था? चाणक्य। कौन सी व्यवस्था को? वर्ण व्यवस्था को। कौन मान रहा है? चाणक्य। वर्ण कितने हैं? 4। आश्रम भी कितने हैं? 4। वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो इन्हें वर्ण व्यवस्था में, जो वर्ण व्यवस्था को कौन मानता था? चाणक्य। ऐसा मिला है साक्ष्य। तो इसमें वर्ण की उच्चता को भी अपने अर्थशास्त्र में दर्शाया है। तो यानी कि ये वर्ण व्यवस्था में यदि ये जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसको वर्सल वह कुछ भी जो भी बताते हैं, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन एक उस जाति के लड़के को ये नहीं लाता, क्योंकि वर्ण की शुद्धता पर भी कौन ध्यान देता था? चाणक्य। इसलिए इसके अनुसार ये क्षत्रिय ही होगा। क्या होगा? क्षत्रिय। कौन? चाणक्य। और क्षत्रिय कुल का किसको माना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये अपने साथ कहाँ ले आया? तक्षशिला। कहाँ ले आया साथियों? तक्षशिला, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसका? शिक्षा का।
किसके समय? चाणक्य के। अब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है युद्ध के लिए, और क्योंकि इसका सपना क्या था? अखंड भारत का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अखंड भारत का निर्माण करना। किसका सपना था? चाणक्य का। किसको साथ लेकर आया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसको एक अच्छा शासक के लिए तैयार कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन? चाणक्य। इसको शिक्षा दीक्षा देता है। अब चाणक्य का सपना जो था कि एक विशाल अखंड भारत का निर्माण करना। किसका सपना है? चाणक्य व कौटिल्य का। साथ में किसको लिया? चंद्रगुप्त मौर्य का। इनका सर्वप्रथम जो प्रमुख था, एक तो सिंध प्रांत पर अधिकार करना। सिंध प्रांत पर, क्योंकि इस समय किनके अधिकार हो गया था? विदेशी। क्योंकि चाणक्य भी किसको सचेत करने जा रहा था? घनानंद को। हालांकि इनके वंश में, इनमें कटुता थी, लेकिन फिर भी चाणक्य किसको समझाने जा रहा है? घनानंद को। क्योंकि भारत पर कौन से आक्रमण हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण। यानी कि इन विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कौन गया? चंद्रगुप्त मौर्य भी, ऐसा माना जाता है। जो भी घटनाक्रम रहा, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य पहले सिंध प्रांत से विदेशी जो अधिकार हुए इनको दूर करना, फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार करना। कहा जाता है किंवदंतियां भी हैं कि चाणक्य, कौटिल्य जो इसकी सेना में इन्होंने भर्ती किए, उनमें अछूत जाति के लोग, जनजातियाँ भी थी जो आदमखोर भी मानी जाती थी। इन सब जातियों को एक संगठन करके, एक संगठन बनाकर इन्होंने घनानंद पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया साथियों? घनानंद पर। लेकिन ये प्रथम बार पराजित होते हैं। कौन पराजित होते हैं? चाणक्य व कौटिल्य। कहा जाता है ये बुरी तरह डायरेक्ट किस पर अधिकार आक्रमण कर दिया इन्होंने? मगध पर। किस पर? मगध पर। लेकिन बुरी तरह पराजित कौन हो जाते हैं? कौटिल्य व चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है ये जान बचाकर निकले। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य व कौटिल्य। क्योंकि इसकी सेना सुदृढ़ थी, अखंड भारत पर इसका अधिकार था। किसका? घनानंद का। और इन्होंने डायरेक्ट किस पर आक्रमण कर दिया? मगध पर। तो कहा जाता है शुरू में इनकी हार होती है। फिर ये हार के बाद जब जंगल के रास्ते होकर तक्षशिला की तरफ जाते हैं, तो एक किंवदंतियां हैं, एक कहानी जुड़ी हुई है कि एक बुढ़िया, एक उसके वहाँ पर इन्होंने आश्रय लिया। उस माता को ये पता नहीं था कि यही चाणक्य हैं और यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लेकिन कहा जाता है उसके आश्रम में ये रुके और इसने इनको एक की थाल में राबड़ी खिलाई और चंद्रगुप्त मौर्य बीच में से खाने लगा। तो बुढ़िया ने रोका कि बेटा ऐसा मत करो, इसको साइड से खाना शुरू करो। और कहा कि यही गलती चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने की। यदि वो धीरे धीरे सारे क्षेत्रों को जीतते और फिर सत्ता पर आक्रमण करते तो शायद उनकी हार नहीं होती। उस माता को ये पता नहीं था कि यही चंद्रगुप्त मौर्य है और यही चाणक्य है। अब इन दोनों को शिक्षा मिल जाती है कि धीरे धीरे अपन पहले जो छोटे प्रांत हैं, जब तक इनको नहीं जीत लेते, जब तक अपना मगध पर अधिकार नहीं हो सकता। अब चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये प्रथम बार सिंध प्रांत पर अपना अधिकार करते हैं। अपनी सेना को लेकर सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। धीरे धीरे मगध का जो क्षेत्र था इन पर अधिकार करते गए और चारों तरफ से मगध को घेरते रहे। अब सत्ता का मूल केंद्र क्या था? मगध, पाटलिपुत्र, जहाँ से राजधानी थी पाटलिपुत्र मगध की मौर्य वंश के समय, और यही सत्ता का प्रमुख केंद्र थी। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो कि सत्ता की मूल केंद्र थी। यहाँ से शासन व्यवस्था चलती थी। इस पर अधिकार करना किनको था? चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य को। लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे हिमालय की तलहटियों में और चारों तरफ अधिकार करके, सिंध प्रांत पर, उत्तर भारत पर अधिकार करके अब चारों तरफ से किसको घेर लिया? मगध को। किसको? मगध को। पूरी सेना लेकर दूसरी बार चाणक्य
चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद पर आक्रमण करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं? घनानंद पर, और घनानंद को पराजित कर देते हैं। किसको पराजित कर दिया साथियों? घनानंद को। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। कौन पराजित कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित कर दिया? घनानंद को। अब मगध पर अधिकार किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। गुरु कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। और ये प्रधानमंत्री भी रहा। चाणक्य की जो व्यवस्था थी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, चाणक्य का या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो इसमें जो वर्तमान हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, शासन व्यवस्था देखते हैं, गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं, न्यायालय की व्यवस्था देखते हैं, लगभग कौटिल्य से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? कौटिल्य से, क्योंकि इसने ये व्यवस्थाएं उसी समय कर दी थी। किसने? चाणक्य ने। जो कि इनके ग्रंथ जो मिला, जो कि उस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है, और इसी से हमारे वर्तमान की और पहले की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि चाणक्य की सहायता किसने प्राप्त कर ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसको अपना शिष्य भी बनाया, और इसकी सहायता से किसको पराजित कर दिया? घनानंद को। घनानंद को पराजित कर कर ये मगध पर अपना अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार कर लिया? मगध पर, और पाटलिपुत्र पर इनका अधिकार हो जाता है। इनका अधिकार होता है चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य का। जो इनका सपना था चाणक्य का, अखंड भारत का निर्माण करना, क्योंकि इसके समय, मौर्य वंश के समय, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसके समय जो मौर्य काल का विस्तार क्षेत्र था, इतना पहले, क्योंकि ये पूरा सिंध प्रांत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आगे तक अराकोसिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, काबुल, कंधार, तो इन क्षेत्रों पर अधिकार भारत का था। दक्षिण तक, उत्तर भारत तक पूरा क्षेत्र भारत का फैला हुआ था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसकी सहायता से शासक बन रहा है? चाणक्य की सहायता से। क्योंकि इधर कौन था? नंद वंश। कौन था? नंद वंश। तो इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना, कौन से वंश की स्थापना? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। साथियों, जो ये मौर्य वंश हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने ये बताया कि कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसको पराजित किया और अपना क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया, मगध पर, और ये इस शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, वह है मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो इसके जो मौर्य वंश के शासक हुए, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और भी शासक हुए, लेकिन प्रमुख ये जो तीनों शासक माने जाते हैं, क्योंकि अशोक के बाद में मौर्य वंश पतन की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग का युद्ध करेगा, और इस युद्ध के बाद में घोर नरसंहार को देखकर वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, और अत्यधिक धार्मिक नीति के कारण ये धीरे धीरे पतन की ओर बढ़े जाते हैं। तो जो भी रहा, लेकिन घनानंद पराजित हो जाता है और नंद वंश को समाप्त करके 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। कौन कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब भारत पर किनका अधिकार हो गया? मौर्य वंश का। कौन से वंश का साथियों? मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका गुरु कौन था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनके बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। इनका ग्रंथ का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। क्या था साथियों? अर्थशास्त्र। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम आगे जो ये वंश पढ़ रहे हैं, से भी सिर्फ हमने अभी ये देखा
कि कैसे मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया शासक कब बन रहा है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किसका रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका रहता है साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य का। घनानंद को पराजित कर शासक कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है ऐसे ही घनानंद की पुत्री ध्रुवद्रा से इसने शादी की थी, ऐसा माना जाता है। जो भी की रहा हो, लेकिन प्रथम शासक मौर्य वंश का कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। कौन? चाणक्य। और ये प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। अब इनकी संरक्षण में कौन शासक बन जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक बना, मैंने आपको बताया इनका उद्देश्य क्या था? अखंड भारत का निर्माण करना। और इसी नीति के तहत इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो ये क्षेत्र हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने। लेकिन इसकी सेना आगे नहीं बढ़ पाती है। यूनान से ही आया था ये भी, लेकिन इसी में से इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इस क्योंकि यूनानी आक्रमणकारी आए, इन्होंने जहाँ सिंध प्रांत है, इसका जल सेनापति भी निरयाक्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? निरयाक्स। जबकि प्रमुख सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब ये सिंध प्रांत पर कौन अधिकार कर गया था? सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है सर्वप्रथम, क्योंकि सर्वप्रथम मगध पर अधिकार करने से पहले इनकी हार होती है। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य की। लेकिन ये छोटे छोटे सारे प्रांतों को जीतकर ये सत्ता पर अपना अधिकार कर लेते हैं, यानी कि पाटलिपुत्र पर इनका अधिकार हो जाता है। किनका अधिकार हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इधर सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। 33 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से विदा कौन हो गया? सिकंदर। सिकंदर एक बात कहकर गया था कि जब मेरी मृत्यु हो तो जो मेरे हकीम हैं, मेरे इलाज कर रहे हैं, उन्हीं को ही मेरे कंधे देने के लिए बुलाना, ताकि जो इलाज करते हैं वो भी मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर सके। दूसरी बात कहकर गया था सिकंदर, क्योंकि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके बाद में और भी तानाशाही हुए, हिटलर हैं, मुसोलिन हैं, कई इतिहास में नाम आप सुनते हो। लेकिन सिकंदर का जो सपना था उसके बराबर सपना किसी ने नहीं पाला, इसलिए ये विश्व विजेता माना जाता है। कौन? सिकंदर। अब इसके समय ये जब मैं क्या कह रहा हूँ, 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन सिकंदर की मृत्यु हुई तो 3 बातें ये कहकर गया था। एक तो मेरे हकीम इलाज करेंगे, दूसरी बात जब मेरी सब यात्रा ले जाए तो दोनों हाथ बाहर निकाल देना कि इस दुनिया में व्यक्ति खाली आता है और खाली जाता है। कौन कहकर गया? सिकंदर। इतना विजेता होने के बाद भी कुछ साथ में नहीं गया। तो जो भी घटनाक्रम रहा, अब इसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था साथियों? सेल्यूकस निकेटर। किसका सेनापति था? सिकंदर का। इसका जल सेनापति कौन था? निरयाक्स। ये दोनों, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, उस समय ये दोनों साथ में आए थे। प्रमुख सेनापति तो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। साथ में कौन था? निरयाक्स। किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ। लेकिन यहाँ से ये वापस लौट जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से सर्वप्रथम सिंध प्रांत पर ही अधिकार किया। कौन से प्रांत पर?
सिंध प्रांत पर, और धीरे धीरे मगध पर अधिकार कर लिया। और चाणक्य के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक था जो घनानंद, कौन घनानंद, उसको पराजित करके मगध यानी कि पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया और नंद वंश का समूल नष्ट कर दिया। क्योंकि चाणक्य का सपना क्या था? अखंड भारत का निर्माण करना। कौन से भारत का? अखंड भारत का। और जो चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत का इतिहास रहा, इतना बड़ा भारत ना तो वर्तमान में ना उससे पहले, चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। क्योंकि इसने जो सेल्यूकस निकेटर था, कौन? सेल्यूकस निकेटर। इधर मगध का शासक कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इधर कौन है? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करना चाहता था। क्या करना चाहता था? संधि। क्योंकि सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, सेल्यूकस निकेटर को पराजित कौन करना चाहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये भी भारत से आगे बढ़ना चाहता था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी नीति के तहत, क्योंकि जो ये अफगानिस्तान पाक का जो क्षेत्र है, इराक, ईरान, इस क्षेत्र पर किसका अधिकार था? यूनानी शासकों का। और इनमें सिकंदर के बाद में कौन रहा? सेल्यूकस निकेटर। कौन रहा? सेल्यूकस निकेटर। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। ये युद्ध ना होकर एक संधि थी। क्या थी साथियों? संधि। और इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत सौंप दिए। कितने प्रांत सौंप दिए? 4 प्रांत। ये कौन सौंप रहा है? सेल्यूकस निकेटर। इस कारण भारत का विस्तार हुआ, क्योंकि 4 प्रांत किससे जुड़ गए? भारत से जुड़ गए, यानी कि मगध के क्षेत्र से जुड़ गए। शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु कौन है? चाणक्य। और यह शासक कौन है? सेल्यूकस निकेटर। अब ये 4 प्रांत जो इसने सौंपे, उनमें पहला काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा मकरान, चौथा हेरात। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये चारों प्रांत किसके अधिकार में आ गए? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसको पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को भी। कहा जाता है ये युद्ध ना होकर एक संधि थी, और इस संधि में जो इकरारनामा हुआ, क्योंकि संधि जो होती है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से हम पढ़ते हैं, कोई भी संधि ज़्यादातर सशर्त होती है। क्या होती है? सशर्त। और इसी सशर्त के साथ में जो इन दोनों के बीच में संधि हुई, और इन संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत किनको सौंप देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनमें कौन कौन से हैं? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। अब भारत के अधिकार में आ गया, क्योंकि काबुल किधर पड़ता है? अफगानिस्तान का। और कंधार भी इसी के क्षेत्र हैं। मकरान, हेरात, ये पूरे इराक, ईरान तरफ तक भारत का क्षेत्र बढ़ जाता है। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर इसको सौंप देता है, और अपने पुत्री हेलेना, जिसे इतिहास में कार्नोलिया, इतिहास में कार्नोलिया के नाम से जाना जाता है। इस कार्नोलिया यानी कि हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। किससे कर देता है साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन कर रहा है? सेल्यूकस निकेटर। और ये जो विवाह हुआ, ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ये कई बार आया हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किससे किया? हेलेना कार्नोलिया, जो कि किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। किसकी पुत्री थी साथियों? सेल्यूकस निकेटर की, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अब सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत भी दे दिए, पुत्री की शादी भी कर दी। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उपहार स्वरूप
अपने सुसर को यानी कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट कर देता है। कितने हाथी? 500 हाथी। किसको सौंप देता है? सेल्यूकस निकेटर को। कौन सौंप रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार अब भारत का निर्माण हो रहा है, 4 प्रांत और जुड़ जाते हैं, दक्षिण भारत पर भी अधिकार होता है। इस प्रकार अपना विस्तार कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये शासक कब बना? 322 ईसा पूर्व में। किसको पराजित किया? घनानंद को। किसको पराजित करके बना था? घनानंद को। क्योंकि घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन से वंश का? नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इस घनानंद को पराजित करके शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने सिकंदर के सेना जो अधिकार रहा उसको भी हटाया, घनानंद को पराजित किया। फिर जिसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित कर रहा है, यानी कि संधि कर रहा है, और इस संधि के तहत 4 प्रांत भारत में जोड़ देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये धीरे धीरे दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार कर लेता है, क्योंकि हिंद महासागर तक, यहाँ तक इसका क्षेत्र था। किसका? मगध का। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म। किसने ग्रहण कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभी हम जो पढ़ रहे हैं मगध के इतिहास में, उसमें पहला वंश पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, और इस मौर्य वंश में पहला शासक पढ़ रहे हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। कौन सा शासक पढ़ रहे हैं साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। जैसे आप चाणक्य की पुस्तक पढ़ोगे अर्थशास्त्र, तो इसमें जो तीर्थ बताए हैं, 18 तीर्थों के वर्णन किया गया है, उनमें जो पदाधिकारी बताए हैं, शासन व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है, वो किससे मिल रही है? चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, लेकिन कहा जाता है इसके अंतिम समय मगध में अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अकाल। अकाल पड़ जाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन सा धर्म ग्रहण कर रहा है? जैन धर्म। कौन ग्रहण कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म ग्रहण करके ये दक्षिण भारत चला जाता है। कहाँ चला गया? दक्षिण भारत। कहा जाता है ये कर्नाटक के, कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, यानी कि जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहाँ पर कर्नाटक की श्रवणबेलगोला पहाड़ियों में गोला पहाड़ियों में शरण लेता है और संलेखना, कौन सी विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा देह त्याग कर देता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं कि जैन धर्म की जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद में बिंदुसार जो शासक बना, इन तीनों ने, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस प्रकार इन्होंने अलग अलग धर्म ग्रहण कर रहे हैं। जैन धर्म में जो 3 बातें त्रिरत्न माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उसी आधार पर ये भद्रभाव से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए? भद्रभाव। क्योंकि इसके 2 प्रमुख वो थे, स्थूल भद्र और भद्रभाव। इस भद्रभाव से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर रहा है और दक्षिण भारत चला जाता है, और श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि यानी कि अन्न जल सब त्याग कर मौन मुद्रा में ध्यान स्थान लगाकर अपना ध्येय का त्याग कर देना। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हमने पढ़ा, जो कि मौर्य वंश का प्रथम और सबसे प्रमुख शासक माना जाता है, कैसे इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, ये सारी रूपरेखा जो हमने देखी
किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसके बाद जो प्रमुख शासक बने उनमें बिंदुसार व अशोक माने जाते हैं। बिंदुसार को भी हम पढ़ेंगे, अशोक को भी पढ़ेंगे, लेकिन जो हम ये पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा शासक साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी शासन व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और सेल्यूकस निकेटर ने इसका एक दार्शनिक था प्रमुख, जिसे माना जाता है मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या था साथियों? इंडिका। इस इंडिका से भी मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये भी इसके समय की लिखी हुई पुस्तक है। प्रमुख पुस्तक तो किसकी है? चाणक्य की। पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। कौन से है? अर्थशास्त्र। किसके समय की है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, क्योंकि इसने जो मगध का उत्कर्ष है उसके बारे में सारी जानकारी हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिल रही है। उस समय राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, कैसे शासन व्यवस्था चलानी चाहिए, इन सब की जानकारी अर्थशास्त्र से ही मिलती है। किससे मिल रही है? अर्थशास्त्र से। किससे साथियों? अर्थशास्त्र से। अब जो हम आगे देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, इसने पहले घनानंद को पराजित किया, यूनानी आक्रमणकारियों को रोका, दक्षिण भारत पर अधिकार किया, उत्तर भारत पर अधिकार किया। इस प्रकार पूरे क्षेत्र पर मगध पर इसका अधिकार हो जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और 305 ईसा पूर्व में किसको पराजित कर रहा है, यानी कि किससे संधि कर रहा है? सेल्यूकस निकेटर से। किससे कर रहा है? सेल्यूकस निकेटर से। और इस संधि के तहत ये इससे 4 प्रांत प्राप्त कर लेता है। कितने प्रांत? 4। कौन कौन से? काबुल, कंदार, हेरात, मकरान। इन पर भी अधिकार किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। किनका हो जाता है साथिया? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसके आगे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हेलेना कार्नोलिया जिससे शादी की, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, जो कि किसके समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय हो रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि इसने ही किसको पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को। उससे ही संधि की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इसकी मृत्यु कब हुई? 322 से 298 तक शासक कौन रहा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन रहा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अखंड भारत का निर्माण किया। ये सारी चर्चा हमने की। और अंतिम समय में ये कौन सा धर्म ग्रहण कर रहे हैं? जैन धर्म। और क्योंकि मगध में अकाल पड़ जाता है, इस कारण ये दक्षिण भारत लौट जाते हैं और वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ियों में सलेखना विधि के द्वारा देह त्याग कर देते हैं। कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो अगला शासक बन रहा है वह है साथियों बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। किसके बाद में शासक बन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक कौन शासक रहता है? बिंदुसार। कौन रह रहा है? बिंदुसार। जो किसके से बाद में शासक बन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। किसके बाद में? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। कौन शासक बना? बिंदुसार। कब तक रहा? 298 से 273 ईसा पूर्व तक कौन शासक रह रहा है? बिंदुसार। कौन? कहा जाता है, जो कि आगे हम पढ़ते हैं तो उनमें जैसे अशोक पढ़ेंगे। क्या? अशोक।
तो अशोक के ने अपने जीवन में तीन ही प्रमुख शासक मौर्य काल के माने गए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक। कौन? अशोक। अशोक ने शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख बनवाए और उनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी भी हमें मिलती है। तो ये जो बिंदुसार है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक बन रहा है, सबसे प्रमुख शासक तो कौन हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कब से कब तक रहता है? 322 से 298 ईसा पूर्व। कौन रह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में कौन बन रहा है? बिंदुसार। कब से कब रह रहा है? 298 से 273। जो ये बिंदुसार शासक बना, ये कहा जाता है ये चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी रानी दुर्धरा का पुत्र था। किसका पुत्र था? दुर्धरा का। कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो या और भी ग्रंथ हमें मिले, उनमें इसको बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक है। किसका नाशक है? शत्रुओं का नाशक। किसको कहा गया है? बिंदुसार को। इस प्रकार साथियों, आज हमने जो मौर्य वंश पढ़ा, कौन सा वंश? मौर्य वंश। उसका सबसे प्रमुख शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। और आगे हमने बिंदुसार व अशोक, इन दोनों के बारे में आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। तो ये मौर्य काल भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे बड़ा वंश और सबसे प्रमुख वंश माना जाता है।